आज हम टेस्टिंग की एक इंटरेस्टिंग टेक्निक देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि वो हमें बता सके कि हमारा टेस्ट डेटा या हमारे टेस्ट केसेस कितने एडिक्वेट हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। इससे पहले हमने ये देखा कि इस पूरे कोर्स में कि टेस्ट सॉफ्टवेयर को डिफरेंट लेवल्स पर टेस्ट किया जाना चाहिए और इन लेवल्स पर टेस्ट करते हुए हम यकीनन अपना टेस्ट डेटा जो है वो प्रिपेयर करते हैं एंड हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट डेटा वी शुड प्रिपेयर इनफ टेस्ट डेटा ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें। और इसके लिए हमें काफ़ी सारी सपोर्ट मिलती है फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हुए हो सकता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें, या हम पेयर वाइज टेस्टिंग के जरिए देखेंगे हमारा टेस्ट डेटा क्या होगा। और इसी तरह से इक्वलेंस क्लास के जरिए देख सकते हैं हमारा टेस्ट डेटा क्या हो सकता है हमारे। और ये जो टेस्ट डेटा होगा इसको इस्तेमाल करके हम इवेंचुअली टेस्ट केसेस डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमने देखा ही है कि हम काफ़ी सारा टेस्ट डेटा कलेक्ट करके टेस्ट केसेस डिज़ाइन करके इवेंचुअली जब उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें वो एग्जीक्यूशन बार बार करनी पड़ती है। तो फिर हमने कहा कि वी शुड एम्प्लॉय ऑटोमेटेड टेस्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग सच दैट हमारी जो रेपिटेटिव टास्क हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म हो सकें। फिर हमने ये भी देखा कि इस सारे के सारे काम में टेस्टर की अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्टर की अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि उसने किसी प्रोग्रामर का फॉल्ट पकड़ना है। उसकी अप्रोच होनी चाहिए कि उसने एक लिखे हुए प्रोग्राम में फॉल्ट डिस्कवर करना है ताकि वो फॉल्ट जो है वो यहीं पर पकड़ा जाए, वो फॉल्ट कैरी फॉरवर्ड होकर ऑपरेशंस में या प्रोडक्शन में ना चला जाए। ये उसकी अप्रोच होनी चाहिए। और दूसरे ये इस फॉल्ट को पकड़ने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज से अवेयर हो और देख सके कि किस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सा मॉडल, फॉर एग्जांपल अगर फाइनाइट स्टेट मॉडल की ज़रूरत पड़ रही है या डिसीजन टेबल की ज़रूरत पड़ रही है तो उनमें से कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर टेस्टिंग। तो इस तरह की जो चीज़ है वो टेस्टर के अप्रोच में आती है। और टेस्टर को ये भी सोचना चाहिए कि एक प्रोग्राम लिखते हुए किस तरह की अप्रोच एक प्रोग्रामर ले सकता है या किस किस तरह के मुख्तलिफ अप्रोचेस से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ताकि वो उसके हिसाब से टेस्ट केसेस जनरेट कर सके। तो ये टेस्टर की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारे का सारा हमने देखा कि टेस्ट केस जनरेट किए जाएंगे, उनको रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, रिपोर्ट्स भी बनेंगी, रिजल्ट्स भी देखे जाएंगे वगैरह वगैरह। जो इतने सारे टेस्ट केसेस बनाए, टेस्ट सूट बनाए, वो कितने एडिक्वेट थे। आज हमारा फोकस सिर्फ एक लेवल पर होगा, यूनिट लेवल पर, लेकिन कम अज़ कम हमें एक तरीका मिल जाएगा कि कितनी एडिक्वेट है हमारे टेस्ट केसेस, कि क्या उनको अच्छा टेस्ट केसेस का सेट कहें या ना कहें। म्यूटेशन टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये डिटरमिन करना है या इस सवाल का जवाब देना है कि आर माई टेस्ट केसेस गुड इनफ। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे टेस्ट केसेस अब इसमें कोई वीकनेस नहीं रह गई, मेरे टेस्ट केसेस में अगर कोई वीकनेस है तो वो एक्सपोज कैसे होगी। वो एक्सपोज करने का काम हमारी म्यूटेशन टेस्टिंग को दिया गया। तो इट विल मेजर क्वालिटी ऑफ द टेस्ट केसेस। और ये जो एक्चुअल टेस्टिंग हो जाती है प्रोग्राम्स की, ये इसका एडिड बेनिफिट है कि हम जब अपने जो टेस्ट केस की वीकनेस एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं बाय एक्चुअली डूइंग समथिंग, जो भी हम देखेंगे वो कौन से स्टेप्स हैं, तो उससे हमारा एक्चुअल प्रोग्राम भी टेस्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक एडिड बेनिफिट आ जाता है। लेकिन असल में ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? ऊपर वाले सवाल का जवाब देना कि आर माई टेस्ट केसेस गुड इनफ। म्यूटेशन टेस्टिंग को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी होंगी। इसमें से एक टर्मिनोलॉजी है म्यूटेंट की। व्हाट इज़ अ म्यूटेंट? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूटेशन टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अ म्यूटेंट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। एक छोटी सी चेंज की जाए प्रोग्राम के अंदर जो कि लीगल सिंटैक्टिक चेंज हो आमतौर पे, तो वो कुछ छोटी सी चेंज और एक वक्त में एक चेंज वुड एक्चुअली गिव अस अ म्यूटेंट, वन म्यूटेंट। मिसाल के तौर पे मैंने कहीं इस्तेमाल करना था लेस देन का साइन जब कंपैरिजन हो रहा होता है, और मैंने वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब है मैंने ओरिजिनल लेस देन को ग्रेटर देन से रिप्लेस किया, तो मैंने एक म्यूटेंट बना लिया। आई मेड अ स्मॉल लीगल चेंज और म्यूटेंट बना लिया। यहाँ पे लीगल से मुराद सिंटैक्टिकली लीगल है, रिक्वायरमेंट्स के साथ ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, हार्ड कोड कर दिया मैंने किसी चीज़ को। मिसाल के तौर पे मैंने कहना था कि ये वाला मॉड्यूल डिटरमिन करेगा कि
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल हो सकते हैं ना, क्या ये ऐसे कहना चाहिए कि जो कैपेसिटी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक कोर्स में वो एक्सीड हो जाए तो क्या होता है, और वहाँ पर मैंने हार्ड कोड कर दिया कैपेसिटी को बजाय इसके। हालांकि हमने सोचा ये हुआ था कि कैपेसिटी जो है वो आनी है कहीं किसी फाइल से या डेटाबेस से। तो अब हमने किया क्या, हमने सिंटैक्टिक चेंज की, सिंटैक्टिकली लीगल चेंज की कि हमने वहाँ पे वेरिएबल या वो जो जिस भी जगह पे किसी कांस्टेंट में वैल्यू रखी हुई थी या वेरिएबल में कहीं से ला के वैल्यू रखी हुई थी उसकी जगह हमने हार्ड कोड कर दी वैल्यू। नाउ दिस इज़ अ वैलिड चेंज। सिमिलरली हम कोई स्टेटमेंट रिमूव भी कर सकते हैं, कोई एरर मैसेज लिखा हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया। इस तरह की चीज़ भी हमारी क्या होगी, हमारी एक सिंटैक्टिक लीगली सिंटैक्टिक चेंज होगी और इट विल रिजल्ट इनटू अ म्यूटेंट। तो म्यूटेंट क्या हुआ, म्यूटेंट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। तो अब हम देख लेते हैं कि म्यूटेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा तरह के हो सकते हैं। बाज़ म्यूटेंट्स होंगे जो कि इक्वलेंट टू ओरिजिनल प्रोग्राम होंगे, यानी उनकी आउटपुट और ओरिजिनल प्रोग्राम की आउटपुट सेम होगी। अब ऐसे 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 म्यूटेंट्स को हम कहते हैं दे आर इक्वलेंट म्यूटेंट्स, इक्वलेंट म्यूटेंट्स। सबके सब म्यूटेंट्स तो ऐसे नहीं होंगे, बाज़ म्यूटेंट्स ऐसे होंगे जिनकी आउटपुट मुख्तलिफ होगी फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोग्राम। ऐसे म्यूटेंट्स को हम कहेंगे दे आर नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स या फॉल्टी म्यूटेंट्स। अब ये जो फॉल्टी म्यूटेंट्स होते हैं इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो कि हमारे टेस्ट केसेस से पकड़े जाएंगे। इनको हम कहेंगे कि जी ये म्यूटेंट्स जो है ना, ये ऐसे म्यूटेंट हैं जिन पे जब एक टेस्ट केस चलाया गया तो म्यूटेंट की आउटपुट ओरिजिनल प्रोग्राम के आउटपुट से डिफरेंट थी। सो इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज फॉल्टी थिंग एंड किया क्या, हमने हमने एक फॉल्ट पकड़ लिया। वो म्यूटेंट एक फॉल्ट इंजेक्ट कर रहा था, मतलब म्यूटेंट एक फॉल्ट इंजेक्टेड चीज़ थी ना, उसमें फॉल्ट इंजेक्ट किया गया था। तो वो जो फॉल्ट इंजेक्ट किया गया था वो पकड़ लिया गया। तो ऐसे म्यूटेंट को हम कहेंगे इट इज़ अ किल्ड म्यूटेंट या डेड म्यूटेंट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी। A kill mutant is considered a dead mutant, ऐसे कहना चाहिए। A mutant which has been recently detected, हम terminology कहेंगे it has been killed, and when it has been killed, it is now considered dead for the rest of the time. दूसरे म्यूटेंट्स होते हैं जो स्टर्बन होते हैं, उनको हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है स्टर्बन की या किलेबल की। मतलब किलेबल क्या होगा, जो काबिल कत्ल कहते हैं जिसको, तो काबिल कत्ल किस्म का म्यूटेंट होगा वो स्टर्बन म्यूटेंट होगा। स्टबन म्यूटेंट कौन सा होगा, अगर हमने एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस चलाया और वो म्यूटेंट हमें पता था कि हमने जनरेट किया हुआ है म्यूटेंट, लेकिन वो म्यूटेंट डिस्टिंग्विश नहीं हो सका फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोग्राम। तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट सूट ने इस पर्टिकुलर म्यूटेंट को एज ए फॉल्टी म्यूटेंट डिटेक्ट नहीं किया। तो अब नाउ दिस इज स्टबन और किलेबल म्यूटेंट। अब हमारे अब अगर ये टर्मिनोलॉजी देख लें तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि कैन वी मेजर द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट सूट और नॉट? हाउ कैन वी मेजर द क्वालिटी ऑफ टेस्ट सूट? मिसाल के तौर पे हमारे कुछ म्यूटेंट्स हो सकते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट एंड अदर्स माइट हैव बीन कैप्चर्ड और दे हैव बीन डिटेक्टेड, सो दे आर एक्चुअली किल्ड म्यूटेंट्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ स्टबर्न म्यूटेंट्स या किलेबल म्यूटेंट्स का अंदाज़ा लगाऊं तो शायद मैं क्वालिटी ऑफ या एडिक्वेसी ऑफ द टेस्ट सूट निकाल सकता हूं, मुझे लगता है। लेट्स सी। ये क्वालिटी ऑफ द टेस्ट सूट या एडिक्वेसी ऑफ टेस्ट सूट निकालने के लिए हम म्यूटेशन स्कोर कैलकुलेट करते हैं। म्यूटेशन स्कोर क्या है? म्यूटेशन स्कोर इज अ सिंपल थिंग, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स किल्ड बाय अ टेस्ट सूट। यानी हम चाहेंगे कि इसकी वैल्यू हाई हो। हमने जितने नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स पकड़ लिए यानी किल किए वो हमारी म्यूटेशन वो हमारा म्यूटेशन स्कोर होगा। इसका मतलब हम इसकी परसेंटेज हाई से हाई चाहेंगे। आइडियल स्कोर वुड बी 100, यानी 100%। हमने जितने भी नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स इंजेक्ट किए हुए थे या इस्तेमाल किए हुए थे, जनरेट किए हुए थे, ऐसे कहना चाहिए, जनरेट किए हुए थे, वो हमने पकड़ लिए। तो इट इज़ द बेस्ट स्कोर या आइडियल स्कोर। बाय द वे इसकी थ्रेशोल्ड, एडिक्वेसी की थ्रेशोल्ड, इसको कहते हैं म्यूटेशन एडिकेट टेस्ट सूट है जिसका स्कोर 100% आ गया। बाज़ात ये थ्रेशोल्ड नीचे रख के भी, कहीं कम रख के भी हम कह सकते हैं कि आवर टेस्ट सूट इज़ म्यूटेशन एडिकेट। लेकिन इट वुड एक्चुअली इंडिकेट, अगर हमने 100% से कम रखी हुई है, इट वुड इंडिकेट कि देयर आर सम फॉल्ट्स विच वी आर अनएबल टू कैप्चर और अनएबल टू रिमूव। कैप्चर इस तरह से कि हम वी डू नॉट हैव
एनी टेस्ट डेटा अवेलेबल जिसके ज़रिए हम वो फॉल्ट एक्चुअली डिस्कवर कर सकें, रीप्रोड्यूस कर सकें। यानी वी डू नॉट हैव एनी टेस्ट केसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ये वाले फॉल्ट्स पकड़ सकें और ये वाले म्यूटेंट्स किल कर सकें। तो ये इसका मतलब होगा विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। इसलिए आमतौर पे रखा क्या जाता है, इसकी वैल्यू को 100 रखा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। प्रोसेस बड़ा सादा सा है। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें जनरेट करने हैं म्यूटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम अंडर टेस्ट। हमें पता है कि हम म्यूटेंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम छोटी सी कुछ चेंज करके कोई ऑपरेटर चेंज कर देंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर, कोई स्टेटमेंट रिमूव कर देंगे, या कोई चीज़ हार्ड कोड जैसे हमने कहा इस तरह की चीज़ कर देंगे। इस तरह के 3-4 काम, काफ़ी सारे काम खैर हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम म्यूटेंट्स जनरेट कर सकते हैं। Once we have generated mutants, so we should now, using our test suite, we should try to distinguish the given program from its mutants. If there are any stubborn mutants, go to step 3 and enhance test suite by adding new test cases to kill the stubborn mutants. Stubborn mutants कौन से थे? वो जो killable mutants थे। तो हम ओरिजिनल प्रोग्राम को चलाते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं चीज़ें, और फिर म्यूटेंट्स के ऊपर भी वही वाले टेस्ट केसेस चलाते हैं और आउटपुट देखते हैं। ओरिजिनल प्रोग्राम से आउटपुट अगर मुख्तलिफ आ रही है तो इसका मतलब है हमने म्यूटेंट को पकड़ लिया, यानी इसका बिहेवियर ओरिजिनल प्रोग्राम के बिहेवियर से मुख्तलिफ है। अगर वही सेम आउटपुट आ रही है और पोटेंशियली वो वाला जो म्यूटेंट था वो फॉल्टी था, होना उसको फॉल्ट हम सोचा था कि फॉल्टी है, लेकिन उसके प्रोग्राम आउटपुट उसकी आउटपुट वही है जो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दैट फॉल्ट कुड नॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग दिस टेस्ट सूट। तो हमने असल में क्या किया, हमने असल में ओरिजिनल प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट इंजेक्ट किए, वो फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके अगेंस्ट हमने फिर म्यूटेंट प्रोग्राम्स बनाए, और हम इन तमाम म्यूटेंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये असल में एक एक फॉल्ट ही है जो हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं। ये जो हमने इंजेक्ट किया ना फॉल्ट, वो हम डिस्कवर करना चाह रहे हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इससे शायद हमें बेहतर समझ आए कि हमारी म्यूटेशन टेस्टिंग क्या कर रही होती है और म्यूटेंट्स किस तरह के होते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्रोग्राम है, इसको हम पी कह देते हैं। द प्रोग्राम फाइंड्स रैंक corresponding to the first time the maximum value appears in the array। अब होगा ये कि जो पहली मरतबा अगर 1 आया और उस 1 2 3 लिखा हुआ था सपोज अगर, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये 1 का रैंक बताएगा कि जी 1 का रैंक जो है ना वो 3 है। अगर 3 to 1 लिखा हुआ था तो ये बताएगा कि 3 का रैंक 1 है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम बिहेव कर रहा है। इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ म्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं? इसके म्यूटेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे म्यूटेंट्स हो सकते हैं। हम यहाँ पे कोई 3-4 इसे बना रहे होंगे। मतलब एक म्यूटेंट हो सकता है कि जैसे हम आर की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दें, या एक म्यूटेंट हो सकता है कि यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज कर दें। एक हो सकता है कि हम इस ऑपरेटर को चेंज कर दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दे कैन बी मेनी मेनी म्यूटेंट्स। ये म्यूटेंट 1 है। म्यूटेंट 1 में हमने क्या किया, हमने लूप को आई इक्वल टू 2 से की बजाय आई इक्वल टू 1 से चलाना शुरू कर दिया। यानी अब हमारी लूप एक मरतबा ज़्यादा चलेगी। अब 1 और 1 का कंपैरिजन भी हो रहा होगा। पहले सेकंड एलिमेंट का और फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन होना था सिर्फ आई वॉज इक्वल टू 2 एंड आर वॉज इक्वल टू 1। तो एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 1 का कंपैरिजन हो रहा था। अब हमारा एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 1 का कंपैरिजन भी होगा। इसके बदले में होगा कुछ नहीं, बिकॉज ये चीज़ तो हमेशा फॉल्स रहेगी, तो हम इधर तो नहीं आएंगे। क्योंकि हम इधर नहीं आएंगे तो इसलिए हमें कोई इसमें मसला नज़र नहीं आ रहा कि कोई बड़ा इशू आएगा। मतलब इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगी, मतलब ये है मेरा कहने का। अनदर म्यूटेंट जिसमें हमने यहाँ पे जो कंपैरिजन था, बजाय इसके कि हम एलिमेंट को कंपेयर करते, हमने आई यानी इस इंडेक्स को कंपेयर कर लिया। तीसरा म्यूटेंट जिसमें हमने एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया, लेकिन हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डाल दिया। चौथा म्यूटेंट हमारा ऐसा है जहाँ पे हमने आई की बजाय आर को ही कंपेयर कर लिया। इन सेम एलिमेंट एक दूसरे से कंपेयर होते जा रहे हैं। तो ये हमारा अभी तक का ये 4 म्यूटेंट्स निकल आए हमारे। अब देखते हैं इन म्यूटेंट्स को चेक करने के लिए, या वैसे हमने क्या टेस्ट सूट बनाया हुआ था अपना।
अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर शायद ऑलराइट। अच्छा, इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट सूट बनाया हुआ था। सपोज वो ये टेस्ट सूट था, इसमें 3 टेस्ट केसेस हैं। टेस्ट 1 2 3 वैल्यू ऑफ द रैंक इज़ 3, टेस्ट 1 2 1 वैल्यू ऑफ द रैंक इज़ 2, ये एस को इग्नोर करें। और टेस्ट केस 3 इज़ 3 1 2 एक्सपेक्टेड आउटपुट इज़ वैल्यू ऑफ द रैंक इज़ 1। तो ये हमारा, क्योंकि 3 का रैंक 1 है, 1 का रैंक 2 है यहाँ पे, और इधर 1 का रैंक 3 है इस पर्टिकुलर इनपुट पर। तो अब हम इन टेस्ट केसेस के अगेंस्ट अपने तमाम अपने प्रोग्राम को और म्यूटेंट्स को एग्जीक्यूट करना, उनके ऊपर टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। रिजल्ट्स ये निकले, म्यूटेंट 1 एंड 3 विल एक्चुअली पास अ टेस्ट सूट। म्यूटेंट 1 एंड 3 आर नॉट किल्ड, यानी दे आर स्टबर्न म्यूटेंट्स, क्योंकि 1 2 3 के बदले में पहले वाला म्यूटेंट जो था उसमें हम कर क्या रहे थे, उसमें हम i इक्वल टू 1 से लेके 3 तक चला रहे थे ना, तो उस पर तो हमने पहले भी कहा था असर नहीं पड़ेगा, तो 1 2 3 पे उसने वैल्यू 3 ही देनी थी। और जो हमारा तीसरा म्यूटेंट था, तीसरे म्यूटेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया हुआ था हमने, उसमें हमने जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया उसकी वजह से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो सब यूनिक वैल्यूज़ थी, तो ये टेस्ट केस भी पास हो गया उससे। तो अब ये जो टेस्ट केसेस पास हो गए, ये टेस्ट केसेस पास होने के बाद हुआ ये कि म्यूटेंट 1 एंड 3 आर स्टबर्न म्यूटेंट्स। अभी हमें ये कहना चाहिए, अभी ये कहना चाहिए कि दे आर नॉट किल्ड, ना वो डिसाइड कि वो स्टबर्न थे या नहीं थे। और प्रोग्राम विल फेल टेस्ट केस 2, यस बिल्कुल ठीक है। टेस्ट केस 2 में क्या था, आई ने रिप्लेस कर लिया था हमारे एलिमेंट को, एलिमेंट के बजाय आई से कंपैरिजन हो रहा था। सिमिलरली प्रोग्राम विल फेल टेस्ट केस 1 एंड टेस्ट केस 2, म्यूटेंट 4 वाला जो प्रोग्राम है उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों तरफ आर का कंपैरिजन हो रहा था। तो हुआ ये कि हमारे दो टेस्ट केसेस, दो म्यूटेंट्स ऐसे निकला है जो किल नहीं हुए। तो इस केस में हमारा म्यूटेशन स्कोर क्या होगा, हमारे दो म्यूटेंट्स किल नहीं हुए, एज्यूम करते हैं वो दोनों म्यूटेंट्स हैं, दे आर नॉन इक्विलेंट। तो अब हमारा म्यूटेशन स्कोर क्या होगा, हमने आउट ऑफ 4 दो किल कर लिए, 50%। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एज्यूम कर लें कि वन म्यूटेशन 1 या म्यूटेंट 1 इज़ इक्विलेंट एंड म्यूटेंट 3 इज़ नॉन इक्विलेंट, अब हमारा म्यूटेशन स्कोर क्या होगा, इट विल बी 75%। सपोज अब हमें पता चल गया कि एक हमें जूम कर लिया है या किस तरह से समझ लिया, हमें अभी जैसे देखा ही है कि उस म्यूटेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक दफ़ा लूप चल रही है और वो पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी हमारे प्रोग्राम में, तो इसलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम उसको इक्विवेलेंट कह देते हैं, दैट एक्चुअली इज़ इक्विवेलेंट। तो हमने अब क्या करना है, म्यूटेंट 3 को पकड़ने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट सूट एनहेंस करना था। वहाँ पे हमने क्या किया, हमने नया टेस्ट केस डाल दिया 2 2 1 इक्वल वैल्यूज़ वाला, क्योंकि उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था और वो टेस्ट नहीं हो रहा था ऊपर किसी भी टेस्ट केस के अंदर इस तरह से जो पहली अपीयरेंस हो फौरी तौर पे आ जाए। तो अब हमने क्या किया, हमने वैल्यू ऑफ द रैंक इज़ 1 एक्सपेक्टेड आउटपुट रखी है अपनी 2 के केस में, 2 2 1 के केस में यकीनन ये आउटपुट करनी चाहिए प्रोग्राम को। अब म्यूटेशन स्कोर, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारा क्या कहते हैं उसको, म्यूटेंट नंबर 3 जो था वो अब हमारा किल हो चुका हुआ है, वो किल हो चुका हुआ है, तो अब हमारा म्यूटेशन स्कोर 100% हो जाएगा। दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद दिस म्यूटेशन टेस्टिंग। तो इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि स्टेप्स हैं क्या। स्टेप कैसे हैं जी, सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम लेना है और एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस लेने हैं। प्रोग्राम को हम कहते हैं P है और सेट ऑफ टेस्ट केसेस T है, और हमने इसका मतलब है टेस्ट केसेस को भी रिव्यू किया हुआ है जो हम चाह रहे हैं कि टेस्ट केसेस जो हैं वो करेक्ट हों। नाउ व्हाट विल डू, विल एग्जीक्यूट इन ईच ऑफ द टेस्ट केस इन द टेस्ट सूट अगेंस्ट द प्रोग्राम, एंड इफ देयर इज़ अ फॉल्ट, यानी अगर प्रोग्राम का बिहेवियर गलत है, अगर प्रोग्राम में कोई टेस्ट केस फेल होता है प्रोग्राम पर, यानी उसकी वजह से कोई फॉल्ट आइडेंटिफाई होता है, इसकी आउटपुट इनकरेक्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, विल मॉडिफाई द प्रोग्राम एंड रीटेस्ट इट। इफ़ देयर आर नो फेलियर्स तो फिर हम स्टेप 3 की तरफ चले जाएंगे। हम स्टेप 3 की तरफ गए तो हमने स्टेप 3 पे क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ सेट ऑफ म्यूटेंट्स। तो हम कहते हैं जी हमने n म्यूटेंट्स बनाए और वो PI के सेट में हमने डाल दिए, और हर म्यूटेंट जो है ना वो दूसरे से अपने प्रोग्राम से, ओरिजिनल प्रोग्राम से
ज़रा सा डिफरेंट है, एक वक्त में एक ही चेंज की गई है और वो सिंटैक्टिकली अलाउड चेंज है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पर विल एग्जीक्यूट ईच टेस्ट अगेंस्ट ईच म्यूटेंट। और अगर आउटपुट जो है म्यूटेंट की इट डिफर्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो म्यूटेंट को हमने कह दिया कि जी हमने ये वाला पी जो म्यूटेंट है इट इज़ एन इनकरेक्ट म्यूटेंट एंड इट इज़ सेड टू बी किल्ड और कंसिडर्ड टू बी डेड एंड इट हैज़ बीन किल्ड बाय द रिस्पेक्टिव टेस्ट केस जिसने उसको पकड़ा है। और अगर पी आई प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट एज द ओरिजिनल प्रोग्राम, तो क्या होगा, तो दो में से एक चीज़ ट्रू होगी, हमें डिटरमिन करनी पड़ेगी। अब वो जो डिटरमिन करनी है चीज़ वो होगी कि क्या पी एंड पी आई आर इक्विवेलेंट। जैसे हमने अभी कुछ से पहले देखा था, हमारा म्यूटेंट वन जो था दैट वाज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द प्रोग्राम। उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम के बिहेवियर पर हमारा जो म्यूटेंट प्रोग्राम था वो उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा था, वो बिहेवियर पहले वाला ही रह रहा था उस एक एक्स्ट्रा कंपेरिजन की वजह से। तो वी शुड इंक्रीज द काउंट ऑफ इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स, यानी ई एक वेरिएबल है उसका काउंट भी इंक्रीज कर देना है। जैसे हमारे पास पहले एक वेरिएबल था n जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ म्यूटेंट्स रखे हुए थे, उसके बाद एक वेरिएबल d है जिसमें हम जैसे ही कोई म्यूटेंट डिटेक्ट होता है कि वो किल्ड हो गया है, इट हैज़ बीन किल्ड बाय पर्टिकुलर टेस्ट केस, तो हम कहते हैं d का काउंट इंक्रीज हो गया डेड म्यूटेंट्स का। और जैसे ही हम डिटरमिन कर लेते हैं इफ़ सम म्यूटेंट इज़ नॉट किल्ड एंड वी हैव reached a conclusion that this mutant is equivalent to our program, तो फिर हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स का काउंट इंक्रीज कर देंगे। तो E हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स का काउंट है। एंड इफ पी आई स्टबर्न, यानी ये किलेबल म्यूटेंट था, तो फिर हम क्या करेंगे, वी शेल क्रिएट न्यू टेस्ट केसेस एंड एनहांस टी। अच्छा, देन वी शेल एट स्टेप 5 वी शेल कैलकुलेट म्यूटेशन स्कोर यूजिंग दिस फार्मूला, इसमें हमारे पास डेड म्यूटेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ म्यूटेंट्स माइनस ई, यानी एक्चुअल म्यूटेंट्स जो होंगे हमारे वो नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स होंगे ना, तो टोटल म्यूटेंट्स में से जो इक्विवेलेंट्स हैं वो हमने निकाल दिए। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स थे वो सब के सब पकड़ लिए जाएं, यही था ना म्यूटेशन स्कोर, परसेंटेज ऑफ डेड म्यूटेंट्स जो हमने पकड़ लिए, दैट वाज द परसेंटेज स्कोर। तो सॉरी परसेंटेज ऑफ नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेंट्स हमने पकड़ लिए, दैट वाज अ म्यूटेशन स्कोर। तो नॉन इक्विवेलेंट म्यूटेशंस म्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं और उसमें से जितने हमने पकड़ लिए हैं वो न्यूमिनेटर में आ रहे हैं। तो d over n minus e into 100 would give us the mutation score, and if the mutation adequacy is appropriate, यानी हमने 100% अगर रखी हुई है, if it is appropriate accept t as a good measure of correctness of p। p किसको मेजर करा था, p की करेक्टनेस मेजर करा था ना। else design new test cases that distinguish pi from p and go to step 2। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, we shall design more and more test cases such that this pi is detected। अब हमें कुछ चीज़ें देखने वाली हमारे लिए हैं, वो ये है कि हमने अगर बहुत सारे म्यूटेंट्स बनाए हुए हैं और बनाते जा रहे हैं तो ये तो एक इन्फिनिट सा साइकिल लग रहा है कि म्यूटेंट्स बनाए नहीं पकड़े गए तो और बनाए। इसके लिए मैं कह रहा था कि बाज़ औक़ात हम अपनी थ्रेशोल्ड नीचे रख लेते हैं, उसमें हमें पता होता है कि एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट हम ऐसे ही डिलीवर कर रहे होंगे लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं सकते, वी डू नॉट हैव टेस्ट केसेस टू एक्चुअली कैप्चर दोज फॉल्ट्स। तो हम बात कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ म्यूटेंट्स होंगे ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। इसके बारे में अगर हम सोचें तो देखने में लगता है कि देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि हम किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से बदल सकते हैं, हम एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से बदल सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम ज़रा सा गौर करें तो हमारी लाइंस ऑफ कोड फाइनाइट है, बिकॉज लाइंस ऑफ कोड आर फाइनाइट। और साथ साथ न सिर्फ ये बल्कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं और जो लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक हों या लॉजिकल हों, वो सब भी फाइनाइट होते हैं। तो उनको हम कितना बदल सकते हैं, एक को कितनों से बदल देंगे, सबको बदल भी नहीं तो it would remain finite but it would still be a very large number, because it would be very very large number। तो हमें बार बार जो टेस्ट करना है for each mutant, और फिर हमें ना सिर्फ ये टेस्ट करना है, हमें नए टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं और दोबारा फिर टेस्ट करना है, हमें नए टेस्ट बनाने हैं टू एनहांस द टेस्ट सूट और दोबारा फिर टेस्ट करना है व्हेन द म्यूटेंट्स आर फेलिंग। तो it would be very very time consuming।
तो अब इसमें काफ़ी सारी जो कंजम्पशन हो रही है टाइम की, उसको हम मैनेज कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स। तो अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग टूल्स का इस्तेमाल करें फॉर म्यूटेशन टेस्टिंग, तो वो ना सिर्फ ये कि हमें रेपिटेटिव काम करने में मदद देंगे, यानी जैसे रिग्रेशन रन करते हैं उस तरह के काम तो करने वाले हो ही सकते हैं, लेकिन स्पेशल टेस्ट टूल ये भी हो सकते हैं जो हमारी मदद करें टू जनरेट द म्यूटेंट्स। तो जब म्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं तो उस वक्त भी हमारी मदद हो रही है, तो इस तरह के टूल्स हमें मिल जाते हैं। जेस्टर है फॉर JUnit और पेस्टर है फॉर पाइथन। ये हमारी मदद करते हैं टू परफॉर्म म्यूटेशन टेस्टिंग। ये जो ओवरऑल पूरी म्यूटेशन टेस्टिंग है, इसके साथ कुछ दो अजम्पशंस जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। दो अजम्पशंस जो हैं वो क्या हैं? एक अजम्पशन तो ये है कि द प्रोग्रामर जिसको काम दिया गया करने को, द प्रोग्रामर इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ करेक्ट प्रोग्राम अगेंस्ट अ प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम द प्रोग्रामर विल क्रिएट अ करेक्ट प्रोग्राम। उसमें छोटे कोई सिंपल एरर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामर जो वो रैंडम प्रोग्राम्स क्रिएट करता है। वो प्रोग्रामर जो है वो सोच समझ के ही प्रोग्राम लिखता है। एक तो ये इसकी अजम्पशन है, इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट प्रोग्रामर अजम्पशन। और दूसरी अजम्पशन इसकी ये है कि कपलिंग इफेक्ट अजम्पशन भी कहते हैं इसको, और कॉम्पिटेंट इफेक्ट अजम्पशन भी कहते हैं, कपलिंग इफेक्ट अजम्पशन कहते हैं इसको। इस अजम्पशन का मतलब क्या है? इसका अजम्पशन का मतलब ये है कि अगर एक यूनिट इंडिपेंडेंटली सही काम कर रहा है, या वो इट इज़ कंसिडर टू बी ए गुड यूनिट, यानी उसका उसका आउटपुट उसकी ठीक है, तो जब उसको कंबाइन करेंगे, और दूसरा यूनिट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इफ़ बोथ यूनिट्स आर गुड, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा टू फॉर्म अ प्रोग्राम, तो इट विल ऑल्सो बी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये एक इसकी अजम्पशन है। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन में ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो हमेशा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो यूनिट्स को जोड़ रहे हैं या दो छोटे यूनिट्स को जोड़ के एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, और हम अगर ये जम्पशन ले रहे हैं, तो इससे मुराद है कि पहले हमें उनके आपस के इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि अब वो दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हों। उन दोनों के इंटीग्रेशन के इशूज रिजॉल्व करने के बाद हम शायद म्यूटेशन टेस्टिंग उनके ऊपर एम्प्लॉय कर सकें, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले शायद म्यूटेशन टेस्टिंग इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। तो ये हमारी डिस्कशन है जी म्यूटेशन टेस्टिंग से रिलेटेड। इट इज़ अ टेक्निक जो हमने इससे पहले डिस्कस नहीं की थी, और ये हमारी फॉल्ट इंजेक्शन के बाद, फॉल्ट इंजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि अपने टेस्ट सूट की क्वालिटी या एडिक्वेसी टेस्ट कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं इस टेक्निक के ज़रिए।